गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड में राष्ट्रपति की भूमिका, उसके कार्य और शक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। संसद के संदर्भ में हमने भारतीय संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा, इसका अलग अलग अध्ययन किया कि क्या इनकी शक्तियां हैं, संसद के सदन किस तरीके से बुलाए जाते हैं, इनके क्या कार्य हैं। आज हम भारत के राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है। तो इस तरीके से भारत में जो हम राष्ट्रपति को देखते हैं तो इसके पद की अपनी गरिमा है, अपना सम्मान है, और जब संकट काल होता है उस समय सारी जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के हाथों में निहित हो जाती हैं। तो कहीं पर भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। तो इस संदर्भ में हम ये देखते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या हैं। राष्ट्रपति पद की योग्यताओं के लिए जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे खड़ा होगा, सबसे पहला है कि उसके भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, सदस्य नहीं हो लेकिन निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में जिस पद्धति को अपनाया गया है वो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में क्या है, निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदन प्लस राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो उसमें भाग लेते हैं। जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। कई बार आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। और ये भी पूछा जाता है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति से आप क्या समझते हैं। तो एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है, संसद तथा राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। चुनाव गुप्त मतपत्र के द्वारा होता है। चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा एक होता है, निश्चित मतों का वो प्राप्त करना होता है। तो न्यूनतम कोटा जो है, इसको निर्धारित करने का जो सूत्र है वो मैंने देखिए आपको बता रखा है कि इसको निर्धारित करने का, न्यूनतम कोटे को निर्धारित करने का जो सूत्र है वो है न्यूनतम कोटा दिए गए मतों की संख्या दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या +1। न्यूनतम कोटे की व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर एक ही व्यक्ति को राष्ट्रपति पद जो है उस पर कार्यरत कर दिया जाए। तो इस तरीके की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अब बच्चों, अगर हम इसकी चुनाव की प्रक्रिया देखें तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के कई चरण होते हैं और उसको समझना भी आवश्यक हो जाता है क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये संसद के दोनों सदन और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा इसका चयन किया जाता है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से चरण है राष्ट्रपति के चुनाव की चयन की प्रक्रिया के। तो पहला यह है कि इस पद्धति में प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जा सकती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार 5 हैं, मतदाता को मतपत्र मिला तो एक उम्मीदवार को वो नहीं देगा पसंद अपनी, बल्कि वो क्रम से 5 को देगा वरीयता के आधार पर। पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो 5वें तक उसको वरीयता देनी होगी, है ना। तो ये एक इसकी महत्वपूर्ण बात है जो मैंने आपको बताई। सर्वप्रथम प्रथम वरीयता प्राप्त जो मतपत्र होते हैं उनकी गणना की जाती है। तो जिस व्यक्ति को प्रथम वरीयता मिली है और 50% से ज़्यादा उसको यदि मत मिल जाते हैं तो उसको ही चुनाव में विजयी घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद कोई द्वितीय पद की जो गणना है वो करने की कोई आवश्यकता जो है वो महसूस नहीं होती है। लेकिन यदि हम देखें तो प्रथम मतपत्र में यदि मान लीजिए किसी को नहीं मिलते हैं तो द्वितीय वरीयता के आधार पर फिर मतों की गणना की जाती है और उसके आधार पर जिसको न्यूनतम कोटा प्राप्त हो जाता है उसको राष्ट्रपति पद दे दिया जाता है।
जनप्रतिनिधियों के आधार पर मतदाता के मत का मूल्य का निर्धारण। जो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि जनता ने चुने हैं जिनको, वो जनप्रतिनिधि कहलाए। हम जो चुनते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं। तो उसके आधार पे मत के मूल्यों का जो निर्धारण है वो किस तरीके से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्लस राज्य विधानसभा और संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी सदस्यों के मत का मूल्य समान नहीं होता है। कहीं कोई राज्य बड़ा है, जैसे कि अगर हम देखें तो संसद के सदस्य मान लीजिए लेते हैं, तो जो छोटा राज्य है वहाँ से मान लीजिए 10 लाख वोटर हैं उसके पीछे, संसदीय के सदस्य के पीछे। लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा में देखें तो एक उसके पीछे एक विधानसभा के सदस्य के पीछे 2.5 लाख मतदाता हो जाते हैं, है ना, 2.5 लाख हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो मत का मूल्य समान नहीं है, क्योंकि मत का मूल्य कुछ बातों पर निर्भर करता है। तो वो क्या आधार हैं जो मत के मूल्यों का निर्धारण करते हैं? उसमें पहला यह है कि जनसंख्या के आधार पर। भारतीय संघ में कुछ राज्य की विधानसभा के सदस्य अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ राज्य कम जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनता का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हो। तो जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके की बातें आती हैं कि कहाँ पर कौन सी जो क्षेत्र है वो बड़े हैं और कौन से छोटे हैं। तो ये सिद्धांत जो है इस आधार पर कार्य करता है। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको बताया कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का एक सदस्य ही लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो कहीं ना कहीं एक इसमें वेरिएशन होता है। तो छोटे राज्य जो है उनमें कम जनसंख्या होती है, बड़े राज्यों में जनसंख्या ज़्यादा होती है। तो निश्चित रूप से बड़े राज्यों के जो विधायक हैं उनके मत का मूल्य ज़्यादा होगा, छोटे राज्यों के इसका कम होगा। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्य का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि दोनों की भागीदारी है। इसलिए समस्त राज्य की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत हों उतने ही संसद के सदस्यों के मत होने चाहिए। तो ये एक कुछ नियम हैं जो कि राष्ट्रपति के चयन के संदर्भ में निर्धारित किए गए हैं। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की जो संख्या है वो निश्चित करने के लिए कुछ सूत्र जो हैं वो अपनाए गए हैं और आपसे कई बार ये प्रश्न पत्र में पूछ भी लिए जाते हैं। तो पहला यही है कि किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों की मतों की संख्या या उसका मूल्य हम कैसे निकालेंगे? तो इसका सूत्र है राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या, जितनी भी जनसंख्या हो उसका डिवाइड बाय राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या। तो इससे तो उसका मत का मूल्य निकल जाएगा राज्य या संघीय विधानसभा के सदस्य का। अब संसद के प्रत्येक सदस्य के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या यदि हम निकालते हैं तो उसका फार्मूला है समस्त राज्य और संघीय राज्यों की विधानसभा के समस्त सदस्यों के प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग डिवाइडेड बाई संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इस आधार पर मतों की गणना कर ली जाती है। यद्यपि प्रथम वरीयता में किसी उम्मीदवार को बहुमत मिल जाता है, 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं तो वो विजयी घोषित हो जाता है, और नहीं होते हैं तो फिर द्वितीय वरीयता के आधार पर लिए जाते हैं। तो बच्चों कुल मिलाकर यह है कि फिर द्वितीय वरीयता जो है वो विभाजित हो जाती है। फिर तृतीय वरीयता को देखते हैं। तो राष्ट्रपति का जब चयन होता है तो इसमें जो भी उसमें मतदाता होता है उसको अपनी जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं सबको अपनी वरीयता देनी पड़ती है, चॉइस देनी पड़ती है ना। तो इस तरीके से चुनाव होता है। अब राष्ट्रपति का चुनाव एक प्रश्न ये आता है कि अप्रत्यक्ष क्यों होता है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? तो बच्चों इसमें भी बहुत परेशानी रही, काफ़ी संकट हुई। यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो पहला तो यह है कि जो जनता है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा, और जनता का इन्वॉल्वमेंट होगा, अभी भी होता है लेकिन अभी अप्रत्यक्ष होता है। तो कहीं ना कहीं जनता जो है सबने सोचने समझने की जो शक्ति है, कहीं ना कहीं भावनाओं में आकर भी वो मत दे सकती है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जो है वो लोकमत के आधार पर आएगा। और जैसा कि आपको पता है कि भारत में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है, और व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रधान है। तो औपचारिक शक्तियों के लिए वहाँ पर अप्रत्यक्ष व्यवस्था को ही अपनाया गया है। नहीं तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति भी वास्तविक शक्तियाँ ले लेगा और प्रधानमंत्री के पास भी वास्तविक शक्तियाँ हैं, तो व्यवस्था सही रूप से काम नहीं कर पाएगी। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पे अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था को दिया गया है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को लिया गया है। दूसरा ये कि जो राष्ट्रपति है वो राजनीतिक दलबंदियों से मुक्त हो,
इसलिए भी इस तरीके की व्यवस्था की गई है। सैद्धांतिक रूप से यही अपनाया गया है। व्यवहार में हमें दिखाई देता है कि राष्ट्रपति किसी न किसी दल से जुड़ा हो, लेकिन वो इस्तीफा देता है जब भी वो राष्ट्रपति पद पर आता है। इसकी आलोचना यदि हम देखें तो ये कहा जाता है कि जो भी एक शब्दावली प्रयुक्त की गई है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक शब्दावली, उसको ये कहा जाता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो उम्मीदवार है वो ज़्यादा नहीं है, एक या दो, जो एक को ही विजयी करना है हमको, है ना। तो इसमें थोड़ा संशोधन होना चाहिए। एक तो मत दोष यह है। दूसरा यह है कि यदि उम्मीदवारों की संख्या 2 से अधिक हो तो मतदाता मतपत्रों पे कई बार अपनी वरीयता अंकित नहीं करते, वो एक वरीयता देके छोड़ देते हैं। तो ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो फिर गणना में बहुत मुश्किल होती है और किसको विजयी घोषित करें इसमें भी मुश्किल हो जाती है। तो इसको अपनाने में कई तरह की कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन बच्चों इस तरीके से राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो भारत में किया जाता है। तो आप इसको शॉर्ट नोट के रूप में भी आ सकता है, आपसे टिप्पणियाँ भी इसके ऊपर पूछ सकते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से कुछ नोट्स तैयार करके और इस तरीके से आपको इसको समझना होगा। नेक्स्ट हम क्लास में राष्ट्रपति की क्या शक्तियाँ हैं, उसके कार्य क्या हैं, उसका अध्ययन करेंगे।